Hello students, good afternoon. I'm back once again on another lecture on the part B and C modules of your General English paper of RAS Mains. Now, as we know, we have been talking about the paper of General English for around 2 weeks now, and part B consists of a comprehension of an unseen passage, translation of 5 sentences from Hindi to English. Now, this is the topic we are going to cover today. Apart from this, we did précis writing, paragraph writing, letter writing, report writing. Elaboration is also kind of a paragraph writing in which you elaborate on a topic, like something is given and you elaborate, you give your own ideas. But today we're going to take up translation, which is considered to be a difficult topic by the students because of several reasons. अब पहली बात ये है कि ट्रांसलेशन एक ऐसी एक्सरसाइज है, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2 लैंग्वेजेस इन्वॉल्व हैं. हिंदी भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए. अब कितनी आनी चाहिए, ये एक बहुत ही टैक्सिंग स्टेटमेंट है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है. अगर हमें हिंदी अच्छी आती है और इंग्लिश थोड़ी सी कम आती है तो भी हम फंस जाते हैं. अगर हमें हिंदी ही पहले प्रॉपर समझ नहीं आई है तो हम इंग्लिश तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं. तो ट्रांसलेशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें कम आता है तो क्या करना चाहिए, हमें नहीं आता है तो क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस को देख लेते हैं. अब इसमें मैं सजेस्ट करूँगी दैट वी नीड टू गो बैक to those lessons and those lectures which had grammar in them. For example, here there were lectures on tenses, there were lectures on even identification of tenses. जो पीछे उड़ान कोचिंग के थ्रू ग्रामर के लेक्चर्स हुए हैं, आप उनको ज़रूर रिविजिट करके रिवाइज करें ताकि आप टेंसेस में और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में थोड़े और क्लियर हो सकें. तो ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, हमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स चाहिए. ग्रामर में किस रूल से किस टेंस को, एक्टिव पैसिव वॉइस को, प्रोनाउंस को, वर्ब्स को आप किस तरह से यूज़ करेंगे, कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, वो सब आपको ग्रामर के लेक्चर से रिवाइज करके थोड़ा सा पता लगेगा. सो बट इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टेक अप अ लिटिल practice of translation from Hindi to English, because we will be getting 5 sentences of Hindi in the examination which have to be translated into English. So what are the simple steps of translation? Translation होती क्या है, क्यों करनी पड़ती है. कोई भी देखिए भाषा है, उसको हम दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके ज़्यादा दूर तक उसको फैला सकते हैं. ज़्यादा एक ही डॉक्यूमेंट को हम कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका कई लोगों को फ़ायदा होता है, कई प्लेसेस पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं. अब ट्रांसलेशन में आपको एक एक सिंगल वर्ड को लेके ट्रांसलेट नहीं करना है, ये रूल नंबर 1 है. ठीक है, तो हमें इसमें क्या देखना होता है, सबसे पहले दैट वी हैव टू कन्वे द एंटायर सेंस ऑफ द सेंटेंस. इफ़ अ सेंटेंस इज रिटन इन हिंदी तो पहले आप उसको बोल के देखें कि उस सेंटेंस का मीनिंग क्या बनता है. यू हैव टू कन्वे द सेंस ऑफ द सेंटेंस एंड नॉट द literal word. Now we will look into this when we take up the example. So do not go for the literal translation of the sentence. अब मान लीजिए you get long sentences in the examination and you're not able to understand how to go about with the translation of long sentences. Split long sentences into short ones and then use connectors. Connectors like and, but, or, जो भी वहाँ पे फिट बैठते हों. उसके बाद मेंटेन द टोन ऑफ द सेंटेंस. जो मूड उस सेंटेंस का चल रहा है उसको आप चेंज नहीं करेंगे, वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. डू नॉट चेंज द फॉर्म एंड टाइप ऑफ द सेंटेंस. अब देखिए, if you get 5 sentences, you will get different types of sentences. You may get affirmative, positive sentences, or you may get a negative sentences जिसमें
नहीं या ना का यूज है. You may get exclamatory sentences like wow, alas. You may get interrogative sentences which are also questions. अब जिस फॉर्म में, जिस टाइप का सेंटेंस आपको हिंदी में मिलता है, आपको वही टाइप का सेंटेंस इंग्लिश में बनाना है. ऐसा नहीं कर सकते that you are getting a sentence in Hindi as a question and you change it into a statement in English. You will not change the type and form of the sentence. उसके बाद आप tense नहीं change करेंगे. Now I suggest that you go back to the videos of the tenses जो बहुत डिटेल में आपको यहाँ पढ़ाए गए हैं. टेंसेस के टाइप्स क्या होते हैं, उसमें कौन से वर्ब्स के फॉर्म्स यूज़ होते हैं, किस कंडीशन में कौन सा टेंस यूज़ होता है, क्योंकि ट्रांसलेशन के प्रोसेस में वी डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस, वी कीप इट एज ओरिजिनल. See, now we are going to take up a few examples. We will take up a few simple examples also in the present tense, in the past tense, in the future, and a little complex examples also, ताकि आप थोड़े से familiar हो जाएं कि translation में किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है. अब इसमें एक important tip ये है that it is not necessary that you will have the same answer for every question. एक बच्चा कुछ और लिख सकता है ट्रांसलेशन में इंग्लिश में, दूसरा कुछ और भी लिख सकता है, तो दो सेंटेंसेस भी एक हिंदी के स्टेटमेंट के लिए ठीक हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम पहला सेंटेंस ले रहे हैं, महेश एक व्यापारी है. नाउ महेश वी नो इज अ नेम, तो ये सब्जेक्ट है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम टेंस देखेंगे. तो टेंस का आइडेंटिफाई होना ट्रांसलेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. जिस टेंस में ये सेंटेंस है उसी टेंस में आपका इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी होना चाहिए. तो महेश वी नो इज महेश, है का मतलब कि है, प्रेजेंट, इज. सो महेश इज अ बिजनेसमैन. अब बिजनेसमैन वर्ड जो है वो व्यापारी के लिए जो है वो बहुत सही वर्ड है, पर मान लीजिए आपको याद ही नहीं आ रहा तो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं. आपको याद आता है ट्रेडर. तो इट डिपेंड्स, देयर आर ऑलवेज सिनोनिम्स फॉर वन वर्ड जो आप यूज कर सकते हैं. आपको एक नहीं याद आए तो दूसरा याद आ जाना चाहिए. अब यहाँ पे काम आएंगी आपकी रीडिंग और लिसनिंग स्किल्स. इफ यू हैव लिसन्ड टू इंग्लिश इनफ, योर स्टोरेज इन मेमोरी शुड हैव enough English words in your memory. Second sentence is, क्या आपके पास पैसा नहीं है? Now see, I have made this sentence a bit complex than the first one, because first sentence was a simple statement, Mahesh is a businessman. But the second sentence has question mark and negative. Two more things which have been added in the first kind of sentence. So when it is a question mark, we need to make a question here. When it is negative, we need to make a negative statement here. So क्या आपके पास पैसा नहीं है? आपके पास पैसा, पैसा पहले तो आपको, you should know the translation of the noun or subject which is used. पैसा means money. तो आपके पास means you. क्या आपके पास, have you no money? अब ये इससे छोटा बना है, इसमें कम वर्ड्स हैं तो doesn't matter. ज़रूरी नहीं है कि 5 वर्ड्स का हिंदी में है तो 5 का ही इंग्लिश में होगा. No, it should make complete sense. क्या आपके पास पैसा नहीं है? Have you no money? Question mark. Now this is important. Negative आ गया, question mark आ गया, interrogative. मुझे दफ्तर जाना पड़ेगा. Now पड़ेगा, tense पहले तो पहचानेंगे. पढ़ा है नहीं है, पढ़ा था भी नहीं है. पढ़ेगा का मतलब फ्यूचर टेंस. तो मुझे दफ्तर, दफ्तर मीन्स ऑफिस.
सो आई विल हैव, पड़ेगा मतलब मुझे तो जाना ही पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू द ऑफिस। तो अब दफ्तर जो है ये इसको हम रिप्लेस करते हैं ऑफिस के साथ, तो आर्टिकल भी आता है क्योंकि मुझे मेरे उसी ऑफिस में जाना है। डेफिनेट हो गया ना कि उसी ऑफिस में जिसमें मुझे जाना है उसी में ही जाना है। आई विल हैव टू गो टू दी ऑफिस, तो मुझे दफ्तर जाना पड़ेगा, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। क्या वह अंग्रेजी बोल सकता है? दिस इज अगेन अ क्वेश्चन. So we need to make a question out of this. We will not make it a statement. क्या वह means, अब क्योंकि सकता है तो हम मान लेते हैं कि ये ही है। अगर सकती होता तो फिर हम she बोलते। क्या वह अंग्रेजी, अंग्रेजी हमें पता है इंग्लिश को बोलते हैं। बोल सकता मतलब speak. Can he speak English? अब हम स्पीक फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। I'll repeat these sentences once again. This is a very important sentence क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। I prefer cricket to football. मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूँ। अब इसमें क्या होता है कि बहुत लंबा सेंटेंस है तो हम डर जाते हैं, तो इसमें डरना नहीं होता। अगर हमें ये वर्ड याद आ गया प्रेफर, तो प्रेफर से सारी बात अधिक पसंद करता हूं वाली कवर हो जाती है। प्रेफर, आई प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल और आई प्रेफर क्रिकेट रादर देन फुटबॉल। अब ये दोनों काम करेंगे। तीसरी बात जो मैं कह रही थी, मान लीजिए आपको ये वर्ड याद नहीं आता, बिकॉज in the examinations I understand there is a lot of pressure, you have to do all the questions in very limited amount of time, तो मे बी आपकी मेमोरी स्टोरेज में से बहुत सारे वर्ड्स निकल के नहीं आए, तो इन दैट केस आपको प्रेफर याद नहीं आता तो आप लिख सकते हैं आई लाइक क्रिकेट मोर देन फुटबॉल, तो वो भी ठीक है, डिपेंड करता है, बट दिस इज ऑलवेज अ बेटर वर्ड टू राइट। ठीक है, मैं बहुत अधिक थक गया हूँ। अब देखो जहाँ मैं आ जाए वहाँ पे ऑब्वियसली आई आएगा। ठीक है, गया हूँ, गया था नहीं है, होऊंगा नहीं है, इसका मतलब हूँ का मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में आई एम। थक गया, थक जाना क्या होता है? टायर्ड। तो टायर्ड जो है वहां तक तो ठीक है, लेकिन बहुत अधिक को हम कैसे लिखेंगे? देखिए इसमें वी विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस। नंबर 1, आई एम मच टायर्ड। ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन, बट अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो राइट आई एम वेरी टायर्ड, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, आई एम एक्सेसिवली टायर्ड, आई एम मच टायर्ड। तो हैव यू सीन हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव when we translate from one language to another? तो इसमें पर्पस क्या रहता है? The purpose is कि इसकी जो सेंस है, इसका जो मीनिंग है वो कन्वे होना चाहिए। बहुत अधिक थक गया हूँ, I am extremely tired, मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट रहेगा, लेकिन हम मच टायर्ड भी लिखते हैं, ये बुक्स में लिखा हुआ है मच टायर्ड, तो इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसके भी मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज, यह समाचार इतना अच्छा है कि सच्चा नहीं हो सकता। अब देखिए ये इतना और कि, ये थोड़ा सा सेंटेंस ट्रिकी होता है क्योंकि हम घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें दो सेंटेंसेस की कनेक्टिविटी नज़र आ रही है, तो हम कहते हैं इतना लंबा सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है कि कोई चीज़ बहुत अच्छी है कि हो नहीं सकती, या कोई चीज़ बहुत बुरी है कि हो सकती है या नहीं हो सकती, तो हम उसको लिखते हैं टू गुड या टू बैड, कि द न्यूज़, समाचार मीन्स न्यूज़। अब है का मतलब प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले ट्रांसलेशन में टेंस देखा करें, टेंस देखते ही आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसके बाद वर्ब देखा करें कि वर्ब क्या है और वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज़ होनी है। प्रेजेंट टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म,
नाउ दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, सच्चा मतलब ट्रू। अब ये टू गुड एक ऐसी यूसेज है जो सेंटेंस को बिल्कुल श्रिंक करके छोटा कर देती है। लेकिन बट देयर इज अनदर ऑप्शन, हम कहें कि नहीं ये सेंटेंस बहुत लॉन्ग था, यह समाचार इतना अच्छा है कि सच्चा नहीं हो सकता। दिस न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। अब ये भी ठीक है, अब ये भी ठीक है, बट बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग सेंटेंस तो आप इसमें गलती कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं, दिस न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। So we have both the options. We do not have to think that we might be wrong अगर हमने दूसरा ऑप्शन ले लिया। ट्रांसलेशन में मीनिंग कन्वे होना जरूरी है। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। Now who means present tense, रहा means continuous, है ना। रहा मतलब अभी भी चल रहा है काम। तो जो काम चल रहा होता है दैट कम्स अंडर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। अब जो काम चल रहा है और पहले से चल रहा है, अभी तक चल रहा है, उसमें हम यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो काम पहले शुरू हुआ अभी तक चल रहा है। मैं मतलब आई have been reading for 2 hours, 2 घंटे 2 hours। मैं I के साथ has नहीं आता, have आता है। I have been reading क्यों? क्योंकि हम present perfect tense यूज कर रहे हैं। अब इसमें मैं एक टिप आपको और दे देती हूँ। जब हम लिखते हैं 2 hours या 2 days या 2 months तो हम फॉर यूज करते हैं, सिंस नहीं यूज करते। वी यूज फॉर। I've been doing this for 2 weeks now. I've been taking your class for 2 weeks now. It has been raining for 2 hours now. So for 2 जो एक टेंटेटिव टाइम पीरियड होता है उसके साथ हम फॉर प्रेपोजिशन का यूसेज करते हैं। क्या कमल इस प्रश्न को 2 घंटों से निकाल रहा है? अब देखिए ये फिर निकाल रहा है और 2 घंटे, तो इसका मतलब ये वही टेंस है। इसमें यहाँ से आ गया प्रेजेंट, यहाँ से आ गया कंटिन्यूस और पहले से चल रहा है तो आ गया परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सॉल्व होते ही हाफ और प्रॉब्लम इज डन। प्रश्न मतलब क्वेश्चन, कमल एक नेम है। अब कमल क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर पर्सन है, तो इसके साथ हैज आएगा और हैव नहीं आएगा। ठीक है, आई, दे, यू, हैव, बट ही, शी, कमल, अनु, अरुण, जो भी सिंगुलर नाउन्स हैं उसके साथ हैज आएगा। तो हैज कमल बीन सॉल्विंग दिस सम फॉर 2 hours। अब वही बात आ गई, सिंस नहीं आएगा, टू आएगा। 2 घंटों से निकाल रहा है। अब एक प्रश्न निकाल रहा है। अब सॉल्विंग हमने इसलिए लिखा है क्योंकि वो कर रहा नहीं है, निकाल रहा है। तो इसका मतलब वो प्रॉबेबली मैथ्स का कोई सम निकाल रहा है। लेकिन अगर इसकी जगह हम डूइंग भी लिखते हैं तो भी चल जाएगा। अगर हमें सॉल्विंग वर्ड उस टाइम पे याद नहीं आता है तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम प्रातः से क्या कर रहे हो? तुम मीन्स यू, प्रातः मीन्स मॉर्निंग, से क्या कर रहे हो। अब रहे में फिर क्या आ गया? कंटिन्यूस। थे नहीं है, हो है तो प्रेजेंट, और पहले से कर रहे हो तो परफेक्ट।
अब ये चीज़ें आप पहले टेंसेस में कर चुके हैं, दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज टेंसेस को देखे बिना कोई भी ट्रांसलेशन करेक्ट नहीं हो सकती। तो तुम मीन्स यू, प्रातः मीन्स मॉर्निंग, तो पहले से कोई काम चल रहा है तो परफेक्ट, अभी भी चल रहा है कंटिन्यूस, और कर रहे हो तो प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे। क्या कर रहे हो, what have you been doing since morning। अब ये एक पर्टिकुलर मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, इनके साथ सिंस लगेगा, फॉर नहीं लगेगा, सिंस मॉर्निंग, तब से अब तक क्या कर रहे हो। जब गाड़ी पहुंची तो मैं टिकट खरीद चुका था। अब ये था क्या बताता है, पास्ट। अब जब देखो ये कंडीशन है, कंडीशनल है कि जब गाड़ी, अब गाड़ी जो है वो गाड़ी आप बस भी कह सकते हो पर ट्रेन भी कह सकते हो, टिकट आप ज्यादातर स्टेशन पे जाके ट्रेन की लेते हो। जब गाड़ी पहुंची तो मैं टिकट खरीद चुका था, मैं मीन्स आई, ठीक है, चुका था पास्ट। तो जब गाड़ी पहुंची मतलब उससे पहले, आई हैड बॉट, खरीद चुका मतलब बॉट, बाय, बॉट, बॉट। तो आई हैड बॉट द टिकट बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। अब यहां हैड लगा लिया, यहां पे हैड नहीं लगाएंगे, ठीक है। हमारे देश के लोग वर्षों से आजादी का युद्ध लड़ रहे थे। हमारे देश, आवर कंट्री, लोग, कंट्रीमैन, वर्षों से, फॉर इयर्स, आजादी, फ्रीडम, युद्ध, युद्ध को बैटल कहते हैं, वॉर भी कहते हैं, लड़ रहे थे, फाइटिंग। अब ये तो हमने कर ली वर्ड्स की ट्रांसलेशन। अब इसका ओवरऑल मीनिंग क्या निकलता है, इसका मीनिंग क्या निकलता है कि हमारे देश के लोग वर्षों से आजादी का युद्ध लड़ रहे थे। आवर कंट्रीमैन, देश के लोग, हमारे देश के लोग, हैड बीन फाइटिंग फॉर फ्रीडम फॉर इयर्स। अब हमने युद्ध को हटा दिया, हमने युद्ध को हटा दिया क्योंकि फाइटिंग में, फाइटिंग फॉर फ्रीडम में ही सारा जो है मीनिंग और पर्पस आ गया। Our countrymen had been fighting for freedom for years, वर्षों से, for years। मैं उसे स्टेशन पर छोड़ने जाऊंगा। अब जाऊंगा वर्ड से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये फ्यूचर टेंस है, जाऊंगा, और ये भी क्लियर होना चाहिए कि स्टेशन जो है वो रेलवे स्टेशन है। आप स्टेशन भी लिख सकते हैं, रेलवे लिखना जरूरी नहीं है। अब जाऊंगा को आप क्या लिखोगे, आए है तो कोशिश करिए आई के साथ शैल लगाइए, आई शैल सी हिम ऑफ। छोड़ने जाना क्यों होता है स्टेशन पे, सी ऑफ करने। किसी को भी स्टेशन पे छोड़ने जाने का मतलब होता है सी ऑफ करने। लेकिन अगर आप सी ऑफ नहीं समझते या नहीं याद रख सकते तो आई शैल ड्रॉप हिम एट द रेलवे स्टेशन, ठीक है, आई शैल ड्रॉप हिम। और अगर लेने जाना हो, आई शैल पिक हिम फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। संदेश देने के बाद नौकर चला गया। अब चला गया जो है वो पास्ट टेंस है, ऐसा हमें इस सेंटेंस से क्लियर हो रहा है। संदेश मीन्स कोई भी मैसेज, नौकर मीन्स सर्वेंट। अब देखिए इस सेंटेंस को हम 2 या 3 तरीके से कर सकते हैं। हैविंग गिवन द मैसेज मतलब संदेश देने के बाद, हैविंग गिवन द मैसेज द सर्वेंट डिपार्टेड। चला गया मतलब बाहर चला गया, लेफ्ट, छोड़ गया, डिपार्टेड। तो ये तो हो गया थोड़ा सा मुश्किल बुकिश आंसर, हैविंग गिवन द मैसेज द सर्वेंट डिपार्टेड। मान लीजिए आपको ये हैविंग गिवन, हैविंग बीन, हैविंग डन वाला यूसेज क्लियर नहीं है, तो आप सिंपल वे में लिख सकते हैं
The servant went away after giving the message. Simple. Went away. ठीक है. दीवारों पर बड़े बड़े इश्तहार नहीं लगाए जा रहे हैं. अब है मीन्स प्रेजेंट टेंस, जा रहे हैं मीन्स कंटिन्यूस. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो यूज होगा. दीवारें मीन्स वॉल्स, इश्तिहार मीन्स पोस्टर्स. तो ये आपको अपनी वोकैब में चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी ताकि वहाँ आपको ये याद आ जाए. तो बिग पोस्टर्स, बड़े बड़े, बिग बिग नहीं लिखना हमें बिग बिग नहीं लिखना. बिग बिग लग रहा है तो आप बिग बिग की जगह ह्यूज लिख सकते हैं. ह्यूज या बिग. हेलो हेलो what happened? Light? Okay, there's a power issue here. No issues, we'll be back in half a minute. So big big को मैं कह रही थी कि हमने बड़े बड़े को big big नहीं लिखना. Big big is no word. We can say it is big or huge posters. दीवारों पर बड़े बड़े इश्तहार नहीं लगाए जा रहे. अब ये नेगेटिव सेंटेंस है. अब नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रखेंगे, इसको पॉजिटिव नहीं कर देंगे. बिग पोस्टर्स आर नॉट बीइंग पेस्टेड, लगाए जा रहे. पेस्टेड या पुट अप. Now this depends on you, what kind of words you want to use or what kind of vocabulary you have in mind, या आपकी reading कैसी है, उसमें से क्या निकल के आता है. तो big posters या huge posters are not being pasted या put up on the walls. दीवारों, walls, plural. वह इतना चालाक है कि आपसे धोखा नहीं खा सकता. अब देखिए ये फिर एक कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील होगा ये सेंटेंस कि वह मीन्स ही. इतना चालाक है कि, ये वही सेंटेंस है टू गुड टू बी ट्रू वाला. तो ही इज टू क्लेवर टू बी चीटेड बाय यू. धोखा मतलब चीटिंग, चीटिंग करनी. खा सकता, था नहीं लगा हुआ, था लगा होता तो पास्ट टेंस होता. अभी प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में ही इज. इतना चालाक, इतना अच्छा, इतना बुरा. इतना में जब हम आते हैं तो वो हम यूज करते हैं टू, और टू के साथ हम यूज करते हैं ये वाला टू. टू गुड टू बी ट्रू, टू क्लेवर टू बी चीटेड, टू हॉट टू मूव आउट, टू कोल्ड टू टेक अ बाथ. तो हम जब टू यूज करते हैं, इतना मतलब अत्यधिक, इतना यूज करते हैं तो उसमें हम टू का यूसेज करते हैं. वह ही इतना चालाक है, ही इज टू क्लेवर कि आपसे धोखा नहीं खा सकता. ही इज टू क्लेवर टू बी चीटेड बाय यू. मैं परीक्षा में अवश्य पास हो जाऊंगा. अब मैं मीन्स आई, परीक्षा मीन्स यू नो एग्जामिनेशन. अब जाऊंगा, यहां से क्या पता लगता है, फ्यूचर टेंस. See now my way of translation is that number one I look at what tense the sentence is in. उससे आधी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है. टेंस आइडेंटिफाई करने के बाद आपको सिर्फ वर्ब और सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना होता है. तो जाऊंगा मीन्स फ्यूचर, मैं मीन्स आई, परीक्षा मीन्स एग्जाम, अवश्य मीन्स श्योरली. I will surely get through the examination. अब surely की जगह आप definitely भी लिख सकते हैं, लेकिन definitely के स्पेलिंग आपको आने चाहिए. Definitely, ठीक है. I will definitely get through the examination. अब आप कहेंगे कि क्या हम पास लिख सकते हैं, पास द एग्जामिनेशन. यस लिख सकते हैं, बट गेट थ्रू इज अ बेटर यूसेज. तो यूसेजेस में भी कुछ इफेक्टिव और बेटर यूसेजेस होती हैं, पर आप पास भी लिख सकते हैं. आई विल श्योरली पास द एग्जामिनेशन.
यदि वह तेज दौड़ेगा तो गाड़ी पकड़ लेगा। अब लेगा फ्यूचर टेंस, पर यदि से फिर वही कंडीशनल सेंटेंस आ गया कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो यदि वह लेगा है तो वह ही हो गया। इफ ही तेज दौड़ेगा, इफ ही रन्स फास्ट, अब ही है तो रन के साथ एस भी लगाएंगे, ठीक है ना। इफ ही रन्स फास्ट कॉमा ही विल कैच द ट्रेन, गाड़ी हम मान के चलते हैं कि ट्रेन होती है, पकड़ लेगा मतलब कैच कर लेगा, ही विल कैच द ट्रेन। अब इसका एक ऑप्शन और हो सकता है, ही विल बोर्ड द ट्रेन। So there are more than one options whenever we translate sentences from Hindi to English. अब देखिए उसी को ही, स्टेशन को ही, गाड़ी को ही हम एक और कंडीशन में देख लेते हैं। यदि वह समय पर स्टेशन पहुंच जाता तो गाड़ी पकड़ लेता। अब वो पहले तो ये था कि गाड़ी पकड़ लेगा, अब कि गाड़ी पकड़ लेता लेकिन नहीं पकड़ी। तो इफ ही हैड, यदि, ये एक कंडीशन होगी कि यदि वह समय पर, टाइम पर स्टेशन पहुंच जाता तो गाड़ी पकड़ लेता। गाड़ी वो ही है हमारी ट्रेन। अब ये पास्ट में है लेकिन ऐसा कुछ हुआ जो हो नहीं पाया, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए यदि वह समय पर स्टेशन पहुंच जाता, इफ ही हैड रीच द स्टेशन इन टाइम, यहां तक तो ये हो गया। इफ ही हैड रीच द स्टेशन इन टाइम ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। अब ये वुड हैव क्यों आया, क्योंकि तब वो पकड़ लेता, पकड़ी नहीं, अब नहीं पकड़ रहा, तब पकड़ लेता, ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। अब इसमें मान लीजिए इफ वाला यूसेज जो है वो बहुत इजी होता है, इसलिए मैंने कोट किया है। मान लीजिए आपकी इंग्लिश थोड़ी सी बेटर है तो आप ये भी कह सकते हैं हैड ही रीच द स्टेशन, यहां इफ ही हैड की जगह had he reached the station in time he would have caught the train. So this is how we step by step, in little steps, we take up the sentence, we split it up, we identify the different structures in a sentence, जिसमें मेरा ये process रहता है। सबसे पहले मैं tense को identify करती हूँ। Once you identify the tenses, whether it is present, past, perfect, continuous, future, whatever, then it is easy to go on. Then you just need to translate the subject and the verb, और फिर जो है जिस तरह से ये conditional sentences होते हैं उसको पहले आपको अपने mind में हिंदी में understand करना होता है, उसके बाद आप उसको English में convert करें, ठीक है। So these were just a few examples. If you have any questions, देखिए ट्रांसलेशन जो है it is not a hard and fast exercise. Nobody can teach you how to translate. आप मानेंगे नहीं, आजकल ट्रांसलेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन कोर्सेज करवाए जाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड कल्चर है वो ग्लोबल हो चुका है। हर लिटरेचर, हर चीज़ को दूसरी लैंग्वेज में भी पढ़ाया जाने लगा है। गीता की ही हर लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो चुकी हैं, हर अच्छे रिलीजियस स्टडी की, स्क्रिप्चर की ट्रांसलेशंस हो चुकी हैं। तो ट्रांसलेशन को करना आसान नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर हम समझे नहीं तो कर नहीं सकते। हमेशा आप उसके सेंटेंस के भाव को समझें, हिंदी का सेंटेंस लेके उसका भाव समझें, उसके भाव को समझ के फिर उसको स्प्लिट करके ट्रांसलेशन करें। एंड द टिप फॉर योर एग्जामिनेशंस इज that always revive your sentences of translation after you have attempted them, because at that time of translation you may not be able to catch up with what is correct, but later on after 5 to 10 minutes or 15 minutes when you revise your paper, you may come up with better answers, you may come up with better words। जैसे मैंने आपको दिखाया, इसके बदले में ये भी हो सकता है, इसके बदले में ये भी हो सकता है।
और हिंदी को सेंटेंस को जब आप बाद में दोबारा रिविजन में पढ़ते हैं तो हो सकता है आपको लगे इसका भाव कुछ और है. सो रिविजन इज़ अ मस्ट. एंड एज ऑलवेज माय यूजुअल टिप जो यूनिवर्सल है कि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है. यू कैन नॉट लर्न इट ओवरनाइट. You have to keep practicing it. You have to keep practicing the paragraph. Paragraph है या elaborate the theme है, बात एक ही है. जब तक आप reading नहीं करेंगे, reading skills acquire नहीं करेंगे, आपकी writing skills improve नहीं होंगी. Because ultimately it is all a story of our storage. हमने अपने brain में क्या store करके रखा है, at the time of examination वही storage हमारे काम आएगी. नया जो हम पढ़ के जाएंगे वो शायद कुछ एक टॉपिक्स हम प्रिपेयर कर सकें. बट द स्टूडेंट्स हु आर रीडिंग न्यूज़पेपर, हु आर रीडिंग आर्टिकल्स, हु आर रीडिंग गूगल आर्टिकल्स और एनीथिंग ऑफ देयर चॉइस, आई सजेस्ट कि उस रीडिंग को 5 मिनट्स करके आप बढ़ा दीजिए. एग्ज़ाम आने तक आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगने लग जाएगा. और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं. कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो फिर डिस्कस करेंगे. सी यू फॉर नाउ. ऑल द बेस्ट. कीप डूइंग वेल. बाय बाय.